ओके सॉरी, यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट ही गिवन है। कितनी गिवन है? 16 mm गिवन है। 16 mm आप क्या है? थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है। तो यहाँ पे आप डी की वैल्यू जो आप निकालोगे तो आपको जो 6.04 √16 करोगे तो √16 4 आएगा और 6 4 जा 24 के समथिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। By providing sufficient edge distance, which of the following failure of riveted joint can be avoided? देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका एज डिस्टेंस है वो क्या है। ये आपकी क्या हो गया? लैप जॉइंट मान लीजिए आप, ठीक है, लैप जॉइंट मान लीजिए। लैप जॉइंट में आपका ये क्या है? ये मान लीजिए आपके यहाँ पर रिवेट लगाए हुए हैं। तो जो एज से डिस्टेंस है आपकी, जो आपकी एज से डिस्टेंस है वो कितनी है? ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, ये कितनी है? ये एज डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। और ये आपकी लोडिंग क्या लग रही है? पी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और ये पी आपका यहाँ लग रहा है। तो कह रहा है कि अगर ये आपने एज डिस्टेंस को अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है, मतलब सफिशिएंट आपने प्रोवाइड कर दी है। अब सफिशिएंट कितनी होती है वो हमें कोड बताता है। कोड कहता है कि अगर शियर्ड और हैंड फ्लेम आउट एजेस हैं, जो एजेस हैं वो शियर और हैंड फ्लेम्ड हैं, तो उस केस में जो मिनिमम एज है वो 1.7 डी नॉट से लेस होनी चाहिए, ठीक है। इतनी तो होनी ही चाहिए मिनिमम, और एज और एंड कितनी होनी चाहिए? 1.7 डी नॉट से कम होनी चाहिए। और डी नॉट क्या होता है? यहाँ पे होल डायमीटर होता है। वहीं अगर रोल्ड मशीन्ड फ्लेम्ड कट शॉन और प्लेन्ड एजेस हैं, तो उस केस में क्या होता है? जो अपनी एज की डिस्टेंस है, मिनिमम एज, वो लेस देन 1.5 डी नॉट होनी चाहिए। जो डी नॉट है यहाँ पर वो क्या है? होल डायमीटर है। अच्छा, ये जो मिनिमम एज डिस्टेंस है वो प्रोवाइड अपन इसलिए करते हैं जिससे अगर आपने इतनी मिनिमम एज डिस्टेंस को प्रोवाइड कर दिया 1.7 डी नॉट, इस केस में जब शियर और हैंड फ्लेम आउट एजेस हैं, और रोल्ड मशीन केस में अगर आपने लेस देन 1.5 डी नॉट आपने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो शियर है, ठीक है, उसको आप प्रिवेंट कर लेते हो, स्प्लिटिंग को प्रिवेंट कर लेते हो, बियरिंग फेलियर प्रिवेंट कर लेते हो, ठीक है। तो वो इस केस में यही पूछ रहा है आपसे कि क्या क्या आप प्रिवेंट कर लेते हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट नहीं, शियर फेलियर ऑफ रिवेट नहीं, यहाँ पे आप शियर फेलियर ऑफ प्लेट को बचा लेते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका मैच करेगा, शियर फेलियर ऑफ प्लेट, ठीक है। क्रशिंग फेलियर ऑफ रिवेट नहीं, रिवेट की कोई बात ही नहीं हो रही है, हम प्रिवेंट कर रहे हैं क्या क्या? शियर स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग फेलियर प्लेट का, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो। ओके, जो मैक्सिमम एज एंड डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 12 टी होनी चाहिए। टी क्या होता है यहाँ पर? थिकनेस ऑफ प्लेट होती है। नॉट अप्लाइड टू फॉस्टनर्स इंटरकनेक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ बैक टू बैक टेंशन मेंबर, ये एक्सेप्शन है। ओके, मेंबर्स एक्सपोज टू कॉरोसिव कंडीशन के केस में जो मैक्सिमम एज और एंड होती है वो 40 mm + 40 हो जाती है, ओके। और ये हम मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन ऑफ प्लेट्स को अवॉइड करने के लिए हम मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सफिशिएंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करके आप शियर फेलियर ऑफ प्लेट को बचा लेते हो, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मिनिमम पिच है वो 1.5 डी नॉट से लेस नहीं होनी चाहिए। शियर्ड और हैंड फ्लैम्ड आउट के केस में 1.7 डी नॉट से लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन 1.7 डी नॉट। एंड यहाँ पे ये एक ऐसा वाला मार्क आएगा, शुड नॉट बी लेस देन, ओके, शुड नॉट बी लेस देन। रोल्ड मशीन्ड फ्लेम्ड कट शॉन और प्लेन्ड एजेस के केस में शुड नॉट बी लेस देन 1.5 डी नॉट, ओके। मिनिमम पिच जो है शैल नॉट बी लेस देन
1.5 डी नॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800 इज। तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, आपकी मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, वो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 60 डिग्री। अब आता कैसे है 60%, देख लेते हैं, ठीक है। जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है उसमें आप ये लेते हो लीस्ट वैल्यू ऑफ PS, PB एंड PT, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। PS, PB और PT को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अपॉन में आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है, इनटू 100। तो जो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है, वो जनरली क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये एजम्पशन लेके चलते हो कि टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कम है इन तीनों में, PS, PB और PT में, तो यहाँ पे जो G माइनस D इंटू T इंटू FT है, वो क्या होता है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होती है। ये मान लीजिए एक सेक्शन है, ठीक है ना, ये आपका सेक्शन है जहाँ से क्या होता है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होनी है, ठीक है, टीयरिंग हो सकती है प्लेट की। ये आपका मान लो 2 बोल्ट है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, एक गॉज डिस्टेंस है जो G वैल्यू आप लेके चलते हो, ठीक है। G मान लो आपने, मान ली ये G है। तो इस गॉज डिस्टेंस में एक ही होल आ रहा है D, ये D आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि G माइनस D इंटू T इंटू अलाइवल स्ट्रेस, इससे क्या होता है, आपको टीयरिंग फोर्स मिल जाता है, ठीक है ना, टीयरिंग फोर्स मिल जाता है अपॉन G इंटू T इंटू FT। अब जब आप सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कंसीडर करोगे तो होल्ड का डायमीटर कंसीडर नहीं करोगे, तो G इंटू T थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू FT, तो अलाइवल स्ट्रेस है, ठीक है, टेंशन में, ठीक है। तो FT कैंसिल आउट हो जाएंगे, G माइनस D T कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो G माइनस D अपॉन G मिलेगा। अब आपको ये चीज़ पता है कि जो मिनिमम पिच है, ठीक है ना, मिनिमम पिच अपन कितनी लेके चलते हैं, 2.5D, ठीक है। यहाँ पे जो G है उसको पिच को आप G से डिनोट करते हो जब आपका लॉन्गर ज्वाइंट होता है। जब लॉन्गर ज्वाइंट के केस में क्या होता है कि जो पता नहीं होता आपको कि कितनी यहाँ पे रिवेट्स लगी हुई हैं और आगे, तो उस केस में क्या होता है कि आप पर पिच कैलकुलेशन करते हो। तो यहाँ पे जो G है वो पिच है, ठीक है, तो पिच माइनस D अपॉन पिच, ठीक है। तो पिच की जो मिनिमम वैल्यू ऑफ पिच होती है वो कोड के हिसाब से 2.5D होती है। तो G की जगह आप 2.5D रखोगे, तो 2.5D माइनस D अपॉन 2.5D, इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 60% मिलेगी, ठीक है। तो मिनिमम पिच इसलिए रखी है क्योंकि इफ़िशियंसी आपको मिनिमम कितनी मिल सकती है, तो मिनिमम पिच प्रोवाइड करने पे ही आपको क्या मिलेगी, मिनिमम इफ़िशियंसी मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा पिच प्रोवाइड कर दोगे तो ज़्यादा इफ़िशियंसी मिलने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मिनिमम पिच के केस में आपको जो एफिशिएंसी मिल रही है वो 60% मिल रही है, सो 60% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct statement, material cost of a rivet is higher than that of bolt, okay, tensile strength of bolt is lesser than that of a rivet, no? Materials are used as a temporary fastening whereas rivets are used as a permanent fastening, okay. Next is riveting is less noisy than bolting। देखिए, riveting less noisy than bolting स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि रिवेटिंग करते समय काफ़ी नॉइज़ होता है, ठीक है। रिवेटिंग करते समय आपको होल बनाना पड़ता है, होल में आप रिवेटिंग जब करते हो तो काफ़ी आपको क्या होती है, नॉइज़ होती है, ठीक है। बट बोल्टिंग के केस में आपको सब चीज़ें कसनी होती हैं तो उतनी नॉइज़ नहीं होती, सो डी स्टेटमेंट तो आपका गलत है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज़ लेसर देन डेट ऑफ रिवेट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बोल्ट की वो ज़्यादा होती है रिवेट से, ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्ट ऑफ रिवेट इज़ हाइयर देन डेट ऑफ बोल्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो मटेरियल कॉस्ट होती है रिवेट की वो कम होती है बोल्ट की अपेक्षा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट, बोल्ट्स आर यूज्ड एज ए टेम्परेरी फास्टिंग वेयर एज रिवेट्स आर यूज्ड एज परमानेंट फास्टिंग। हाँ, क्योंकि आप क्या करते हो कि बोल्ट्स को कभी भी निकाल सकते हो, तो ये टेम्परेरी फास्टनर्स में आते हैं। बट जो रिवेट्स को लगाने की प्रोसेस है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप उसको निकालोगे तो क्या हो जाता है कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाती है, और साथ में जो आपका जॉइंट है उसको टूटने का भी डर रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो बोल्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए अपने यूज़ करते हैं। तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट्स आर मोस्ट सूटेबल टू कैरी एक्सियल टेंशन। देखिए, जो बोल्ट्स होते हैं उन पे काफ़ी तरीके के फोर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपके बोल्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, अगर बोल्ट्स आपका लगा हुआ है तो जो बोल्ट्स होते हैं वो, अगर आपका बोल्ट लगा हुआ है तो वो क्या करते हैं कि टेंशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। अगर मान लो उन पे इस तरीके से अगर कोई टेंशन आ रहा है, ये डायरेक्ट टेंशन आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे लोडिंग लगाते हो तो बियरिंग और शीयरिंग आती है बोल्ट्स में। मगर अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग करते हो तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट टेंशन आने लगता है बोल्ट में। तो जो बोल्ट्स होते हैं वो मोस्ट सूटेबल होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ बोल्ट इज यूजुअली टेकन एज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि देखिए, अगर ये आपका होल का डायमीटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप अब लेने वाले हो बोल्ट का डायमीटर, ठीक है। तो होल का डायमीटर, बोल्ट का डायमीटर को नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं, और होल के डायमीटर जो होता है वो नॉमिनल डायमीटर से थोड़ा अपन बड़ा रखते हैं ताकि बोल्ट को आप आराम से फैसिलेट कर सको। इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस। इसको बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड क्लियरेंस। स्टैंडर्ड क्लियरेंस, ये स्टैंडर्ड क्लियरेंस की वैल्यू यहीं पे गिवन है। तो कोड जो अपना एज पर IS 800/2007 अगर आप देखोगे तो वो कहता है कि अगर डायमीटर ऑफ नॉमिनल डायमीटर, मतलब जो ब्लू से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर वो नॉमिनल डायमीटर 12 से 14 mm के बीच में है तो जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस लेना है, ये जो डिस्टेंस लेनी है आपको, ये जो डिस्टेंस है, क्लियरेंस है ना, वो आपको लेना है 1 mm, ठीक है। साथ ही अगर आपके नॉमिनल डायमीटर 16 से 22 mm है तो जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस लेना है आपको वो लेना है 2 mm, ओके। अगर आपका जो डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर अगर 24 mm हो जाता है तो जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस आपको लेके चलना है वो 2 mm लेके चलना है। वहीं अगर 24 mm से नॉमिनल डायमीटर ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस 3 mm होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज़ यूजुअली टेकन एज, ठीक है ना। तो जो बोल्ट होल का डायमीटर जनरली आप अगर देखोगे तो नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm लेते हैं, किस केस में? अगर 24 mm आपका नॉमिनल डायमीटर है या फिर 16 से 24 है, तो आपको जो ऑप्शन मैच करेगा वो सी ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना बोल्ट की बात हो रही है, रिवेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the bolts are subjected to reversal of stresses the most suitable type of bolt is, ओके। जब भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 तरीके के बोल्ट होते हैं, ठीक है ना, 3-4 प्रकार के बोल्ट्स होते हैं। उनमें अगर आप देखोगे अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है, ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के केस में क्या होता है कि जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं और मोस्ट सूटेबल होते हैं। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के केस में क्या होता है, जैसे अगर ये है आपका, ये बोल्टिंग कर दी आपने और ये बोल्टिंग कर दी, तो आपका जो लोड आ रहा है, आपकी जो लोडिंग हो रही है, उस केस में क्या होता है कि जो द फ्रिक्शन बिटवीन द जो दो प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा था, पहले बियरिंग और शियरिंग के कारण क्या हो रहा था कि लोड का ट्रांसफ़र हो रहा था। बट HSFG मतलब हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट में आप क्या करते हो कि जो आपका लोड का ट्रांसफ़र होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है। यहाँ पे जो प्लेट्स के बीच में जो होता है वो फ्रिक्शन एक्ट करता है, और फ्रिक्शन एक्ट करने के कारण क्या होता है, आपका लोड का क्या होता है, ट्रांसफ़र होने लगता है। जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है,
फ्रिक्शन के कारण होने लगता है। तो लोड ट्रांसफर बाय फ्रिक्शन नॉट बाय शियर, ठीक है, HSFG बोल्ट में। व्हेन बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस जब होता है तब आप क्या करते हो, HSFG बोल्ट्स का यूज़ करते हो। अंडर फटीक लोडिंग के केस में भी आप क्या करते हो, HSFG बोल्ट का यूज़ करते हो। जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वेल्ड थ्रॉट इज द, ठीक है, थ्रॉट आपको बताना है कि क्या होता है वेल्ड के केस में, ठीक है। तो आपको ये आपको जो यहाँ पे फिगर है वो फिलेट वेल्ड का है, ठीक है ना। फिलेट वेल्ड का जब दो मेंबर्स के बीच में कुछ एंगल होता है, फ्यूजन एंगल होता है, तब अपन फिलेट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब फिलेट वेल्डिंग में होता क्या है कि कुछ कंपोनेंट कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। एक तो पहला रहता है लैग। ये देखिए, ये जो आपका पूरा है ना, ये आपकी पहली बात आपको ये समझना है कि ये वेल्डिंग करी गई है, ठीक है। अब वेल्डिंग करी गई है, इसमें जो वैल्यू 1 की होती है, मतलब ये चीज़ जो है ये लैग है, ठीक है। ये क्या होती है, लैग होती है। ये जो दो हैं वो कंपोनेंट है। एक मेंबर ये हो गया आपका, ठीक है। मेंबर 1 को आप क्या कर रहे हो, मेंबर 2 से कनेक्ट कर रहे हो। दो प्लेट को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। दो प्लेट को कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग इतनी ही है जितनी ये आपको रेड से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है लैग को। जो 2 होता है, ये जो पॉइंट है इधर वाला जो 2 पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप बोलते हो रूट, ठीक है। 3 जो कि ये चीज़ है, ये जो होती है ये फेस होता है, ठीक है। 4th क्या होता है, टो। यहाँ वाला जो पॉइंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, टो बोलते हो, ठीक। और जो थ्रॉट होती है, मान लो आपने क्या किया, ये टो हो गया, टो को आपने क्या कर दिया, इस वाले टो से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक इस, अब यहाँ से थ्रॉट से एक आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे ये, तो ये जो लाइन होती है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या होती है, ये होती है आपकी थ्रॉट, ठीक है। तो थ्रॉट जो होती है वो मिनिमम डायमेंशन होती है फिलेट वेल्ड के केस में, ठीक है ना। फ्लॉट क्या होती है, मिनिमम डायमेंशन होती है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ वेल्ड थ्रॉट इज द मिनिमम डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हम अभी यहीं तक रखते हैं इस वाले सेशन में, बाकी हम आगे का देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।